अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एएस लेवल पे और मैथमेटिक्स 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका इक्वेशन ऑफ सर्कल का हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट लिया था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, कैसे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाते हैं और इक्वेशन ऑफ सर्कल में से कैसे हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम उसके ज़रा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि जो मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनके अंदर वो जो 3 प्रॉपर्टीज़ हमने सर्कल की पढ़ी थी, उनको हम इन्वॉल्व कर लें। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने ज़रा पिक किए हैं ताकि वो तीनों प्रॉपर्टीज़ को कवर अप भी कर सकें और हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को भी कवर अप कर लें साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। तो पॉइंट पी है हमारे पास, पी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 4, -1 एंड 4। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, क्यू के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 6, 1 एंड 6। और आर के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5 एंड 4। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5 एंड 4। अब जो स्टेटमेंट है अ सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जब सर्कल के क्वेश्चंस आ जाएं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ जाएं, जैसे या सर्कुलर मैयर के क्वेश्चंस आ जाएं, जो अभी आगे हम अगला चैप्टर करेंगे, इसके अंदर जब क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप डायग्राम बना सकते हैं, अपने साथ रफ सी डायग्राम बना लें तो वो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है फिर आपके लिए चीज़ों को फिगर आउट करना। अब देखिए, अगर मैं ये एक सर्कल बनाता हूँ, मुझे ये बता दिया गया है कि एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर। अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ पॉइंट पी, यहीं में मैंने कह दिया दिस इज़ पॉइंट क्यू, और लेट्स सपोज दिस इज़ पॉइंट आर। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट पी, एक पॉइंट क्यू और एक पॉइंट आर। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हमें एक रेडियस पता लग जाए और सेकेंडली हमें एक चीज़ पता लग जाए, सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस के ऊपर तो 3 पॉइंट्स हैं, हम किसी भी पॉइंट को यूज़ करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रेडियस तो फाइंड कर लेंगे। लेकिन पहले मेन पर्पस क्या है? हम किसी तरह सेंटर ऑफ द सर्कल फिगर आउट करें। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, हमने सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ी जो कि कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी थी। अब ये पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट पी किसी भी पॉइंट के ऊपर हों तो हम उनको आपस में कनेक्ट करके 2 कॉर्ड्स बना सकते हैं। हमने 2 कॉर्ड्स बना ली और हमें ये भी पता है कि कॉर्ड्स से अगर सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ लाइन ड्रॉ की जाए तो वो हमेशा क्या होती है? 90 डिग्रीज़ के ऊपर। इसी तरह यहाँ से भी अगर हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर अगर हम थोड़े से यहाँ से लाइन ड्रॉ की तो ये भी किधर कितने पे कट करेगी? सेंटर ऑफ द सर्कल पे कट करी होगी और 90 डिग्रीज़ के ऊपर कट कर रही होगी। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास एक लाइन है, वो दोनों लाइंस मीट कर रही हैं कहाँ पे? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना बेसिकली, क्यू आर का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल पे मीट कर रहे हैं। तो 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल पे मीट कर रहे हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस हम निकाल लें और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा दें तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो सेंटर ऑफ द सर्कल के निकलेंगे। अब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, इन दोनों का ग्रेडियंट भी चाहिए होगा और इन दोनों लाइंस के ऊपर लाई करता हुआ एक पॉइंट चाहिए होगा। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ये पॉइंट भी लाई करता है इस पॉइंट के ऊपर, है ना? ये वाला पॉइंट, अगर मैं वैसे ही इसको थोड़ा सा ना लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन
ना हो, मैंने डॉटेड लाइन से इसको एक्सटेंड कर दिया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जा रहे हैं। अब पॉइंट Q और पॉइंट R, इन दोनों का अगर हम ग्रेडियंट फाइंड करें और ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल लें तो वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट बन जाता है ना। तो ग्रेडियंट ऑफ Q एंड R, ग्रेडियंट ऑफ Q एंड R क्या होगा? Q है हमारे पास 1 और 6, R है हमारे पास 5 और 4। मैं ज़रा डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए y2 माइनस y1, 6 माइनस 4 आपके पास आंसर आता है 2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, 1 माइनस 5 तो माइनस 4, तो आंसर आ गया माइनस 1/2। ये ग्रेडियंट किसका आया? ये ग्रेडियंट आ गया Q एंड R का, लाइन QR का, सॉरी Q एंड R नहीं लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ QR। ये QR का ग्रेडियंट आ गया ना। अब हमें QR का ग्रेडियंट नहीं चाहिए, हमें QR का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमें इसका ग्रेडियंट चाहिए। तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते हैं कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ग्रेडियंट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR इक्वल्स +2। रेसिप्रोकल लिया -2 हो गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल 2 आ गया आंसर। अब ये ग्रेडियंट किसका आ गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR, ये जो लाइन है इसका ग्रेडियंट आ गया। अब इसके ग्रेडियंट के ऊपर अगर हमारे पास एक, हम इस लाइन के ऊपर, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट हमें मिल जाए तो हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के क्या फाइंड कर सकते हैं? इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना। तो इक्वेशन हमें पॉइंट कैसे, QR है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब होता है बिल्कुल मिडल में से, तो इसका मतलब Q और R का हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करें तो मिड पॉइंट ऑफ QR इक्वल्स, अब ये Q है और ये है R, 1 + 5 6 डिवाइड बाई 2 3, x कोऑर्डिनेट आ गया 3, 6 + 4 10 डिवाइड बाई 2 5। हमारे पास मिड पॉइंट आ गया QR का 3 और 5। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, हमारे पास मिड पॉइंट भी है और हमारे पास ग्रेडियंट भी है। जब एक पॉइंट भी आ गया और एक ग्रेडियंट भी आ गया तो हम इक्वेशन ऑफ QR फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ QR, हम यूज़ करते हैं y इक्वल्स mx प्लस c। पॉइंट है हमारे पास 3 और 5, y की जगह 5 पुट किया, m की जगह हमारे पास ग्रेडियंट था 2, हमने ग्रेडियंट 2 पुट किया, x की जगह x कोऑर्डिनेट 3 पुट किया, 3 प्लस c, 2 3 6, तो उधर जाके 5 माइनस 6 इज़ -1, तो c की वैल्यू आ जाती है -1। तो y इक्वल्स 2x माइनस 1 हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी? इक्वेशन ऑफ QR, नो सॉरी, हम इक्वेशन ऑफ QR नहीं बना रहे, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR। अब इसी तरह हम जो PQ है उसका ग्रेडियंट फाइंड करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, है ना, जिस तरह अभी हमने किया। तो ग्रेडियंट ऑफ PQ हम फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ PQ, ग्रेडियंट ऑफ PQ भी मैं उसी तरह डायरेक्टली कर लेता हूँ। P है हमारे पास -1 और 4 और Q है हमारे पास 1 और 6, y2 माइनस y1, 6 माइनस 4 2 डिवाइड बाय 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 होता है 1 + 1 2, तो ग्रेडियंट आ गया हमारे पास 1। अगर ग्रेडियंट आ गया हमारे पास PQ का 1, तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो वो -1 हो जाएगा। अब मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ PQ, P है हमारे पास -1 और 4, Q है हमारे पास 1 और 6, तो -1 + 1 यह क्या हो जाता है 0, 0 डिवाइड बाई 2 0,
फिर 4 + 6 हमारे पास कितना आता है आंसर 10, 10/2 5। तो मिड पॉइंट भी आ गया हमारे पास, ग्रेडियंट भी आ गया। अब इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। पी क्यू का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हम उसके क्या फाइंड करने लगे हैं, अभी हम उसके फाइंड करने लगे हैं इक्वेशन। तो y इक्वल्स mx प्लस सी, ग्रेडियंट है -1 और हमारे पास एक पॉइंट भी है, वो y आ जाएगा हमारे पास 5 इक्वल्स ग्रेडियंट है -1, x की वैल्यू है 0 प्लस c, ये 0 हो जाएगा तो c की वैल्यू आ गई 5। तो y इक्वल्स mx प्लस सी, ग्रेडियंट है -1 x प्लस 5, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू भी है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर भी है। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ये भी y सब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे भी y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो मैं y की जगह y की वैल्यू पुट करता हूँ। सो 2x - 1 इक्वल्स -x प्लस 5, -1 इधर आगे प्लस हो जाएगा, -x इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाता है 3x इक्वल्स 6, x का आंसर आ गया आपके पास 2। x आ गया 2, x को किसी भी वैल्यू किसी भी उसमें पुट कर लें तो आपके पास y आ जाएगा, इसी में पुट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू -2 प्लस 5, तो y के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं आपके पास -2 + 5 इज 3। तो आपके पास सेंटर आ गया, सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल्स हमारे पास आ जाता है 2 और 3। सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 2 और 3। अब इनको मैं यहाँ पे फिगर के अंदर भी मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास आ जाते हैं 2 और 3। हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया। अब हमें एक चीज़ चाहिए, और वो चीज़ क्या है, हमें चाहिए रेडियस। हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो आप इस सेंटर ऑफ द सर्कल से R तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें, सेंटर ऑफ द सर्कल से Q तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें, सेंटर ऑफ द सर्कल से P तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें। आपकी मर्जी है भाई। हाँ, सब के सब क्या हैं, रेडियस ही आएगा ना आपके पास, रेडियस तो सेम होता है पूरे सर्कल के ऊपर। तो हम सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके मैं फाइंड कर यूज़ कर लेता हूँ, अगर P सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके Q तक डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था होल अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये चीज़ बन जाती है हमारे पास होल अंडर रूट x2 - x1। मैं सेंटर ऑफ द सर्कल और q यूज़ कर रहा हूँ ना, तो x2 - x1 2 - 1 होता है 1 उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब ये है 3 - 6, 3 - 6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आता है आपके पास 1, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 प्लस 3 - 6 -3, -3 का स्क्वायर 9। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10। 10 हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या चल रहा है, आर, रेडियस चल रहा है। मैंने कहा आपको लोगों को बताया हुआ है कि जब रेडियस आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में हो तो उसको अंडर रूट की फॉर्म में ही रख लें, उसको पॉइंट्स में ना लिखें, क्योंकि एट दी एंड जब इक्वेशन हम सॉल्व बनाएंगे तो इक्वेशन के अंदर जाके ये जो 10 है अंडर रूट ऑफ 10 है, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। x और y की वैल्यूज़ तो हम पुट नहीं करते, x और y की वैल्यूज़ तो ऐसे ही रहते हैं, और सेंटर ऑफ द सर्कल है हमारे पास 2 और 3। सो x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स r का स्क्वायर। रेडियस क्या था
अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर ले लें तो आंसर क्या आ जाता है आपके पास, जस्ट 10। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर, इक्वेशन बन गई हमारे पास। क्या हमने किया, हमने प्रॉपर्टी यूज़ की सर्कल की, प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, कॉर्ड्स बनाए, कॉर्ड्स बना के लाइंस बनाई। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा कि हमें ये कॉर्ड्स बनाने हैं, यानी सर्कल बनाए, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना अप्लाई करने की कोशिश किया करें। अच्छा यार कॉर्ड बना लेते हैं, कॉर्ड का बाइसेक्टर बनाते हैं। जब आप डायग्राम बनाएंगे ना तो आपके लिए आसानी होगी। डायग्राम बनाए बगैर अगर आप वैसे दिमाग में सोचना शुरू करेंगे ना कि यार मैं इस इक्वेशन को कैसे करूँगा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, आप उस तरीके से उसको ना करें उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, लिखना शुरू करें। एक पहला क्वेश्चन हमने एक प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया, हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैं ज़रा जो अगला क्वेश्चन मैंने आपको करवाना है मैं वो क्वेश्चन निकालूं। क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल है हमारे पास x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 25, इक्वल्स 25। अब वो ये कह रहे हैं शो दैट द पॉइंट ए 6 and minus 6 lies on the circle, lies on the circle। ये पॉइंट लाई करता है कहाँ पे, सर्कल पे लाई करता है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। चलो उस पर हम बाद में आते हैं। पहला क्या है, लाइज ऑन द सर्कल। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है ए 6 माइनस 6 ये लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो भाई अगर सर्कल पे लाई कर रहा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का, तो हम एक्स की जगह एक्स पुट करते हैं, वाई की जगह वाई पुट करते हैं, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। देखते हैं अब 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 25। 6 माइनस 3 होता है 9, सॉरी 6 माइनस 3 होता है 3 का स्क्वायर होता है 9। ज़रा दिमाग एडवांस चल रहा है भाई आज। तो 9 प्लस माइनस 6 प्लस 2 -4, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इक्वल्स 25। तो भाई आपके पास 25 इक्वल्स 25 आ गया शोन। पॉइंट लाई करता है। अगर ये पॉइंट ना लाई कर रहा होता तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आती। अब अगला पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर अगर टेंजेंट बनाया जाए तो उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। अब यहाँ पे मैं साइड के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये था आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है आपके पास पॉइंट ए, ये टेंजेंट, पॉइंट ए के ऊपर टेंजेंट बना दिया गया। सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आ जाते हैं 3 और -2। सेंटर ऑफ द सर्कल 3 और -2, और टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6 और -6। अब सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट्स भी हैं हमारे पास, 6 और -6 के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। ये देखें हमें ये पता है कि यहाँ से जो ज़रा ज़्यादा छोटा हो रहा है, थोड़ा सा सर्कल बड़ा करके बना लेते हैं ताकि ज़रा क्लियर नज़र आ जाए। ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमारे पास पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है, टेंजेंट। सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और -2। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 6 और -6। हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। इस टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें इस टेंजेंट का क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए। अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाए तो हम इक्वेशन बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉइंट तो मौजूद है। तो
प्रॉपर्टी क्या है कि भाई सेंटर ऑफ द सर्कल से टेंजेंट की तरफ अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट को किस एंगल के ऊपर कट करती है, टच करती है, 90 डिग्रीज पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेडियंट फाइंड करना है तो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल भी है, ये पॉइंट भी है, तो इस लाइन का अगर ग्रेडियंट फाइंड कर लें और उसका फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाएगा ना। तो हम करते हैं ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। ग्रेडियंट आ जाता है हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके पॉइंट ए तक। तो ग्रेडियंट ऑफ ओ ए, ओ है आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल, ग्रेडियंट ऑफ ओ ए y2 माइनस y1 -6 -2, -6 -2 -6 +2, तो ये आंसर आता है -4 डिवाइड बाय 6 -3, आपके पास आंसर आ जाता है 3। ये ग्रेडियंट किसका आया? ये ग्रेडियंट आ गया ओ ए, ओरिजिन मतलब आपका सेंटर को मैं ओ कह रहा हूँ, सेंटर से आपके पास टेंजेंट तक की जो लाइन जा रही है इसका ग्रेडियंट आ गया। ये पॉइंट ए है, ये सेंटर। ठीक हो गया, ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़। अब हमें टेंजेंट का ग्रेडियंट चाहिए, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करें? नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया कि ये हो गया 3/4 नेगेटिव रेसिप्रोकल। टेंजेंट का ग्रेडियंट भी आ गया, हमारे पास पॉइंट भी है y = mx + c। सो y = mx + c, y है -6, ग्रेडियंट है हमारे पास 3/4, x है हमारे पास 6 + c, तो ये हमारे पास हो जाता है 3 3 9, 6 3 /4। अच्छा, -6 इक्वल्स हमारे पास 9/2 + c, 2 तो जाके मल्टीप्लाई होगा, -12 इक्वल्स 9 + 2c, 9 इधर जाके भी माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आता है -12 -9 कितना होता है भाई? -21, -21 डिवाइड बाई 2, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास -21/2। अब ये देख रहे होंगे कि मैंने ये 2c क्यों लिख दिया यहाँ पे। भाई आप 2 को जब यहाँ से मूव करके इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही नहीं कर सकते, पहले एलसीएम लेना होता है ना। तो c की वैल्यू ये आ गई, तो y = mx + c, y = 3/4x -21/2। अब चाहें तो आप इसको एलसीएम लेके a की वैल्यू लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। ये पहला क्वेश्चन ज़रा लंबा था, ये अगला क्वेश्चन हमने जिसमें टेंजेंट की प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं, उसमें यह है कि द पॉइंट P -5 और 6, P के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और 6, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 8, -3 और 8, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं R के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 2, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 2। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। द पॉइंट्स P, Q एंड R, कोऑर्डिनेट्स उनके मैंने लिख दिए हैं, आर जॉइंड टू फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन किया, एक ट्राइंगल बन गया। शो दैट एंगल PQR इज राइट एंगल। शो दैट एंगल PQR इज 90 डिग्रीज। मैं राइट एंगल नहीं लिख रहा, 90 डिग्रीज। ठीक है, जगह घेर लेते हैं ना ज़्यादा। इक्वेशन ऑफ सर्कल का टॉपिक है, 90 डिग्रीज है, तो हमारे पास एक हमने प्रॉपर्टी और पढ़ी थी सर्कल की। वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो प्रॉपर्टी हमें ये चीज़ बताती है कि अगर यहाँ से सेंटर ऑफ द सर्कल से और फिर उसके बाद आपके पास अगर सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल बन रहा है तो ये एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्रीज का होगा। अब वो एंगल किस पे बन रहा है? एंगल क्यू पे बन रहा है हमेशा। जो मिडल वाला आपके पास
लेटर होता है उस पे एंगल बन रहा होता है। तो अगर ये है P, ये है Q और ये है R, PQR, ये एंगल Q जो है आपके पास होना चाहिए 90 डिग्रीज, ऐसे ही है ना, 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो भाई इसके एक आसान सा तरीका है, जब भी 90 डिग्रीज की बात आए ना कि आपने शो करना है कि एंगल 90 डिग्रीज बन रहा है, जब भी, तो आप उसके अंदर क्या चीज़ करेंगे, आप देखेंगे कि भाई ग्रेडियंट, क्यों परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट, क्या उनका प्रोडक्ट क्या आता है, इक्वल टू -1 आता है कि नहीं, क्योंकि हमें ये पता है कि ग्रेडियंट ऑफ एक लाइन मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन इफ़ दैट इज़ परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा -1। इसको फॉलो करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिंपल, उसके अंदर भी इसको फॉलो करें। और जब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने के कहीं पे भी, जब भी हमने ये शो करना है कि दो लाइंस 90 डिग्रीज के ऊपर मीट कर रही हैं, तो आप उन दोनों लाइंस के ग्रेडियंट फाइंड करें। अब ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू क्या है हमारे पास, पी है हमारे पास -5 और 6, क्यू है -3 और 8, y2 - y1, 8 - 6, 2 आ गया, डिवाइड बाय -3 x2 - x1, -3 -5, -3 -5 +5 हो गया, तो -3 + 5 क्या आंसर आता है, 2, ये आ गया 2, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 1। अब पी क्यू का ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया, 1। जब पी क्यू का ग्रेडियंट 1 आ गया, तो हम क्यू आर का ग्रेडियंट भी फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर, क्यू और आर, y2 - y1, मैं q को ही y2 ले लेता हूँ, 8 - 2, 8 - 2 6, डिवाइड बाय x2 - x1, -3 -3 -3 तो -3 हो गया +3, तो सॉरी -3 -3, तो -3 -6, यह आ जाता है -6, तो आंसर क्या आ गया, -1। अब देखें पी क्यू का ग्रेडियंट, हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर, ये क्या होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर क्या आ रहा है, -1 आता है ना, शोन। मैंने एक चीज़ मैं पहले भी बताई थी कि जब भी बात ये करेंगे कि वो चीज़ शो करो कि ये चीज़ ऐसी है या नहीं है, तो उसके अंदर आपने एक चीज़, ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या लिखा होता है, शो दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ 90 डिग्रीज, तो इसका मतलब ये है कि वो 90 डिग्रीज है। आप ये नहीं कर सकते कि सर मेरा तो 90 डिग्रीज नहीं आ रहा, मैं शो, चूँकि आप शो नहीं कर पा रहे कि वो 90 डिग्रीज नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो 90 डिग्रीज नहीं है। नहीं, क्वेश्चन में जब लिखा है कि शो करें वो 90 डिग्रीज है, तो इसका मतलब वो 90 डिग्रीज है, बस आपने किसी तरीके से उसको शो करना है। ठीक हो गया, ये भी एक और क्वेश्चन हमारे पास। हमने अब तीनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन 2 एक क्वेश्चंस और भी हैं मेरे पास जो मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास, आपके साथ वो डिस्कस लाजमी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू पॉइंट्स 7, 3 एंड 11 एंड -1। 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं, 7, 3 एंड 11 एंड -1। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है, एंड इट्स सेंटर लाइंग ऑन द लाइन, सेंटर ऑन द लाइन, सेंटर किस लाइन पर लाई कर रहा है, 2x + y = 7, 2x + y = 7, 2x + y = 7 की एक लाइन है जिसके ऊपर सेंटर ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है। हमने क्या करना है, हमने भाई इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले क्या, डायग्राम बनानी है। डायग्राम हम बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, अपने आप को हेल्प करने के लिए। भाई सेंटर ऑफ द सर्कल हमेशा लाई करता है किस पे, आपके पास डायमीटर पे।
डायमीटर की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल्स -2x+7, है ना। मैंने इसको प्रॉपर करके लिख दिया, y इक्वल्स -2x+7। अब दो पॉइंट्स हैं, एक है 7 और 3 और एक है 11 और -1। मेरी बला से ये दोनों पॉइंट्स इस पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर जहाँ मर्जी लाई करते हैं। मैं बस सिंपल सा लिख दूंगा यार, ये वाला एक पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं, स्ट्रेट लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट अगर 7 और 3 है, ये पॉइंट हमारे पास 11 और -1, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब इन दोनों पॉइंट्स के का जो कॉर्ड हमने बनाई, तो कॉर्ड से लाइन आपके पास 90 डिग्रीज के ऊपर आती है ना हमेशा। बड़ा छोटा सा बन गया, बड़ा कर लेते हैं इसको। 90 डिग्रीज पे आ रही है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है ना। यही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यस। जो इन दोनों लाइन पॉइंट से पास कर रही है और उसका सेंटर किधर लाई करता है, इनके ऊपर लाई करता है सेंटर। ठीक हो गया। अब देखो, मैं इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके मैं ये वाली एक इक्वेशन बना सकता हूँ, इसका ग्रेडियंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। किसका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, इस वाली लाइन का ग्रेडियंट निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस वाली लाइन का ग्रेडियंट निकालता हूँ तो क्या ये, अब थोड़ा सा ना आप लोगों ने मेरे साथ सोचना है, मैं भी सोचता हूँ, आप लोग भी सोचना, क्योंकि मैंने तो कर ही लेना है, लेकिन सोच किस तरह चलती है, किस तरह हम अपने क्वेश्चन के दौरान सोच को चेंज भी कर सकते हैं जब हम एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो। अच्छा यार, ये लाई करता है यहाँ पे, तो अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालता हूँ, ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो मेरे पास इस वाली लाइन का ग्रेडियंट आ जाता है, इस वाली लाइन का ग्रेडियंट आ जाता है। चलो ग्रेडियंट तो निकालें ना, पहले ये तो पता लगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इन दोनों पॉइंट्स का, इसका ग्रेडियंट क्या आता है। सबसे पहले 7, 3 और 11, -1 का ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो मैं यहीं पे उसका ग्रेडियंट लिख देता हूँ, ग्रेडियंट इक्वल्स -1 -3 -4 -4 डिवाइड बाय 11 -7 4 4, तो ग्रेडियंट क्या आ गया, -1। ओके, ये जो -1 है, ये ग्रेडियंट किसका आ गया, ये ग्रेडियंट आ गया इन दोनों पॉइंट्स का। अब उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कॉर्ड से जो लाइन आ रही है उसका ग्रेडियंट आ गया 1, है ना। अब चूंकि मैं चीज़ें साथ साथ बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएंगी। तो इसका ग्रेडियंट क्या आ गया, 1। अब जब इसका ग्रेडियंट 1 आ गया, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये है हमारे पास लाइन जिसका ग्रेडियंट हमारे पास आ चुका है। अगर इस लाइन के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट आ जाए ना, यार मैं इसकी भी इक्वेशन बना लूँगा। जब मैं इसकी इक्वेशन बना लूँगा, इसकी इक्वेशन ऑलरेडी मेरे पास है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। तो भाई फिर मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, 7 + 11 18, 18 डिवाइड बाई 2 9, 3 + -1 3 - 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, मिड पॉइंट आ गया 9 और 1। अब हमारे पास पॉइंट भी है और हमारे पास ग्रेडियंट भी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ग्रेडियंट है हमारे पास 1 और पॉइंट है हमारे पास 9 और 1, पॉइंट है हमारे पास 9 और 1। इनको यूज़ करके हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, इनको यूज़ करके एक इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बनाते हैं, y = mx + c। चलो अभी मैं वो एक दूसरी इक्वेशन मैंने बताई थी, हम वो ट्राई करते हैं। y - y1 = m × x - x1, ठीक है, ताकि ज़रा इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो करना चाहें। तो y - y1 वो है 1, y - 1 इक्वल्स ग्रेडियंट हमारे पास 1 है इंटू x - 9, y - 1 इक्वल्स x - 9, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ गया y = x - 8।
अब हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स माइनस एट, एक इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू माइनस टू एक्स, वाई इक्वल्स माइनस टू एक्स प्लस सेवन। अब इन दोनों लाइंस को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। जब इन दोनों लाइंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो इक्वेट कर लेते हैं x माइनस एट इक्वल्स माइनस टू एक्स प्लस सेवन। माइनस टू एक्स इधर आके प्लस हो गया 3x, माइनस एट उधर जाके प्लस हो गया तो ये बन गया 15। x के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 5 को यहाँ पुट किया, 5 माइनस एट y इक्वल्स 5 माइनस एट, तो हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस 3। तो सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 और माइनस 3। थोड़ी मेरी कैलकुलेट करने की स्पीड ज़्यादा तेज़ हो गई ना, खैर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 और माइनस 3। जब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं हमारे पास, अब दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और माइनस 3, तो रेडियस तो आप फाइंड कर सकते हैं ना यार। आप सेंटर ऑफ द सर्कल से इस पॉइंट तक की वैल्यूज़ ले लें या सेंटर ऑफ द सर्कल से यहाँ तक के वैल्यूज़ ले लें तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस आ जाएगा तो आप इक्वेशन बना सकते हैं। मैं अगर आपको रेडियस डायरेक्टली निकाल के करने की कोशिश करता हूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 11 माइनस 5 क्या होता है 6, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 y2 माइनस y1। 11 माइनस 5 क्या था, तो माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3 होता है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 36 प्लस 4। रेडियस क्या आ गया आपके पास, रेडियस आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 40। अब रेडियस अंडर रूट ऑफ 40 आ चुका है तो हम इक्वेशन बनाते हैं। डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स के कोऑर्डिनेट ए जो है वो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 40। y माइनस 3 नहीं होगा, जब ये माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस होता है। ठीक हो गया, हमने तकरीबन आई थिंक 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। हमारे पास जगह है एक क्वेश्चन और, आई होप मैं इसके अंदर कवर अप उसको कर लूँगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कि समटाइम्स कि किस तरह हमने ये चीज़ देखनी है कि कैसे आपके पास वो एक ही चैप्टर के अंदर दूसरे चैप्टर्स को के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास उन्होंने अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो चीज़ गिवन है वो है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, शो दैट y equals x minus 3 is a tangent to the circle अब सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y, यस प्लस 6y प्लस 7, प्लस 6y प्लस 7 इक्वल्स 0। हमारे पास सांस चल गया यार बोल के। शो दैट y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ जो देखनी है, जो सोचनी है, शायद आप लोगों के दिमाग के अंदर सिर्फ यही चल रहा हो, अच्छा टेंजेंट तो इस तरह टेंजेंट बनाते हैं और ये कुछ इससे रिलेटेड होगा सारा। लाजमी नहीं होता हमेशा। जब भी हमने जब शो करने की बात आ जाए ना कि ये टेंजेंट है, या ये कह सकते हैं वो कि शो दैट y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 कट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, या 2 सेम पॉइंट्स के ऊपर बात करें। टेंजेंट रिपीटेड रूट्स होते हैं, कुछ चीज़ याद आई हमने क्वाड्रेटिक्स के अंदर पढ़ा था, रिपीटेड रूट्स होते हैं,
डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं, या y इक्वल्स शो दैट द लाइन y इक्वल्स टू x-3 डज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम पहले इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो हम y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं। तो y की जगह y की वैल्यू पुट की, x² प्लस x-3 का होल स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 6 इंटू x-3 प्लस 7 इक्वल्स 0। इस तरह के पार्ट्स में लंबी लंबी इक्वेशंस बनती हैं, लेकिन जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चंस आ जाएं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल के क्वेश्चंस आ जाएं, यकीन माने बड़े आसान होते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। x² x-3 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी मिस्टेक होती है, क्या भाई होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a² माइनस 2ab प्लस b² की आइडेंटिटी से ओपन करना है। अक्सर स्टूडेंट्स को देखा वो x² माइनस इसको x² प्लस 9 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। तो हम लिखते हैं प्लस x² माइनस 6x प्लस 9 माइनस 8x प्लस 6x माइनस 6 इंटू एक्स 6x इंटू माइनस 3 माइनस 18 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² प्लस x² होता है 2x² माइनस 6x माइनस 8x, ये देखो माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल हो गया, माइनस 8x रह गया, माइनस 8x प्लस 9 माइनस 18 माइनस 9 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2, तो ये आ जाता है माइनस 2 इक्वल्स 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या कहा है, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है भाई, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b² माइनस 4ac क्या होता है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है b² माइनस 4ac की। अगर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आया तो इसका मतलब वो टेंजेंट है। तो b² माइनस 4ac, अब b² क्या है, b है हमारे पास माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस 2। माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, और ये तो माइनस हो रहा है ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो रहा है। तो ये प्लस हमारे पास 4 टू ज़ा 8 और 8 टू ज़ा 16, क्या है 64 प्लस 16, ये तो हमारे पास 80 आ रहा है। ये तो 0 होना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि वो शो करें कि वो टेंजेंट है। मैं ये देखता हूँ कि हमारी इक्वेशन ठीक बनी है, हमारी इक्वेशन के अंदर कोई इशू है, हमारी इक्वेशन सॉल्व, अरे यार मेरी मिस्टेक क्या है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 मैंने यहाँ पे लिखा, जबकि वो x माइनस 3 नहीं है, वो क्या है, x माइनस 13 है। अरे यार मिस्टेक हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 13 आएगा, यहाँ पर भी 13 आएगा, फिर हम उसके बाद यहाँ से उसको आगे दोबारा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व हो जाए, कुछ किसी के जहन में कोई मिसकंसेप्शन ना रह जाए। अच्छा हो गया ना, दोबारा क्वेश्चन चेक कर लिया। देखो मैंने कहा है कि जब एग्जामिनर ने कहा शो करोगे वो टेंजेंट है, तो इसका मतलब टेंजेंट है, वो आएगा आंसर। मेरा आंसर नहीं आया ना, तो मुझे उससे आइडिया हो गया कि यार कहीं मिस्टेक की है मैंने। तो जब मिस्टेक की होती है सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमने क्वेश्चन ठीक कॉपी किया, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करो। चलो ये भी अच्छा हो गया, चलो अल्लाह की तरफ से मिस्टेक हो गई। और अब मैं ये भी चीज़ आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ कि जब मिस्टेक होती है तो मैं सबसे पहले क्या चीज़ चेक करता हूँ, सबसे पहले देखा कि क्या क्वेश्चन से वैल्यू ठीक की है, क्वेश्चन में ही वैल्यू गलत हो गई थी तो इसका मतलब आगे वैल्यूज़ भी गलत ही होनी थी। अब दोबारा इसको आगे करते हैं, x² प्लस x² माइनस 26x, 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 169 माइनस 8x प्लस 6x माइनस 6 इंटू 13 होता है 78
-78 प्लस 7 इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, -26x -8x, ये हो गया -34x, प्लस 6x -28x, तो ये आ जाता है हमारे पास -28x, प्लस 169 और -78, 169 -78, ये क्या आंसर आता है इसमें? 169 में से 70 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 99। 99 में से भी हमने 8 माइनस किया, कितना आ गया आंसर? 91। 91 प्लस 7 98, तो ये आ गया प्लस 98 इक्वल्स 0। ठीक है, मैं ज़रा ये भी चेक कर लूँ क्या ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। अब इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, और कैसे कि भाई ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो सब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर -14x प्लस 49 इक्वल्स 0, प्लस 49 इक्वल्स 0। अब हम वैल्यू लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है? -14, तो -14 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1 और सी की वैल्यू क्या है? 49। इसको ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये 0 के इक्वल होना चाहिए। -14 का स्क्वायर होता है 196, 196, 4 मल्टीप्लाई बाय 49 होता है 196, तो ये आ गया -196 इक्वल 0, तो ये हो गया 0 इक्वल्स 0 शोन। हमने शो कर लिया कि हमारे पास ये जो लाइन थी y इक्वल्स टू x -13, ये क्या है? टेंजेंट है किसका? सर्कल का। ये सर्कल की इक्वेशन थी। ठीक हो गई ये बात। आज हमने काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस की, मैंने क्वेश्चंस वगैरह आपको करवा दिए हैं, तो क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने के बाद अब यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है, वो हो सकता था, कह सकते थे कि कट्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, फिर वही चीज़ बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, फिर वही रीजन टेस्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है? इनइक्वालिटी बनानी है। सही है, लेस देन 0 के ऊपर भी वही चीज़ आप क्वाड्रेटिक्स में कर चुके हैं। तो जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हमने क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के आपने कुछ चीज़ों को ना जहन में रखना है। क्या चीज़ें? पहले भाई क्वेश्चन देखिए, अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो भाई डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने से आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। ठीक है, डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद फिर जो जो वैल्यूज़ हैं पुट कर दें और देखें जो जो प्रॉपर्टीज़ आपको जहन में आ रही हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करें। अब मैथ्स के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो क्वेश्चन रीड करते हैं और अपने माइंड के अंदर ही क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसे, अच्छा पहले मैं ये कर लूँगा माइंड के अंदर, फिर मैं ये वैल्यू निकाल लूँगा, फिर ये वैल्यू निकाल लूँगा। उसमें अक्सर वो रॉन्ग रूट अपने माइंड के अंदर बना लेते हैं। अक्सर उनके माइंड को समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करें आगे। इवन मैं टीचर हूँ, समटाइम्स मैं भी क्वेश्चन देखता हूँ तो मैं भी क्वेश्चंस को देख के मैं फ़ौरन से जहन में नहीं बनाता कि यार इसको ऐसे सॉल्व करना है। लिखता हूँ, लिख के सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो जब भी क्वेश्चन आए, वैल्यूज़ निकालो, लिखो, लिख के सॉल्व करना शुरू करो, डायग्राम बनाओ, वैल्यूज़ डालो उसके ऊपर, तो कोई ना कोई चीज़ आपके दिमाग के अंदर क्लिक कर जाएगी। अच्छा मैं इस स्टेप को ये कर लेता हूँ, इसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 आज हमारा होता है कंप्लीट, ख़त्म होता है। अगले चैप्टर हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।